हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट होगा मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही आवश्यक बिंदु है, आवश्यक लाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अल्प मछली तथा सब्जियां हो सकती है। अब इससे आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन हो तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, सारणी इसमें दिया गया है 2.1 में। चलिए यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। अध्याय 1 में मानचित्र पर दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे शरीर के लिए सभी तरह के जो व्यंजन है ना उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं कहीं जा रहे होते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो अब ऐसा समय में कहीं घूमने के लिए निकल गए तो उस समय में यदि कोशिश करेंगे कि सभी तरह के व्यंजन खा पाएँ, पॉसिबल तो है नहीं। अब जो रास्ता मिलेगा वही खाना पड़ जाता है। तो ये इसमें यही बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता नहीं कि रास्ते में जाते समय हम सारे तरह के व्यंजन नहीं ले पाते हैं। अब इससे अगला पॉइंट देखते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब आपको पूछेंगे पोषक किसे कहते हैं, तो आप इसको बोल देंगे कि जो हम खाते हैं कच्ची सामग्री, उसमें जो कुछ आवश्यक घटक होते हैं उससे ही हम पोषक कहते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ
साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियों तथा एक डॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेन पॉइंट दिया हुआ है, लाइन में करके देख लेते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अब इसे आगे देखते हैं। इन परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब विटामिन के लिए परीक्षण देखते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। कॉपर सल्फेट की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? यह क्या प्रणाली का पदार्थ
बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये है मेन पॉइंट। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर कोई तेल का धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है? अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर सब देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत ये देख सकते हैं, ये है। उसके बाद वसा के स्रोत पादप और जंतु दोनों दिए हुए हैं। ये जंतुस हो जाते हैं, आपका ये जंतुस हो गया और ये हो गया पादप से। चलिए अब यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर अवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब आपसे पूछ देंगे हमारे शरीर की रक्षा कौन करते हैं? तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है।
इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, यहाँ से बहुत ही आवश्यक पॉइंट है आपके लिए। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर के सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से समृद्ध भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। अब ऊपर देख सकते हैं 2.6 से लेके 2.9 तक ये सब यहाँ पर भी ऊपर तो मैं दिखा दिया था। यहाँ पर देखिए प्रोटीन और प्रोटीन के स्रोत यहाँ पर दिए हुए हैं। विटामिन ए के स्रोत, विटामिन बी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत और विटामिन डी के स्रोत। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है। हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भोजन नहीं पड़ते पेट में उसको बाहर निकालने में भी रुक्षांश मदद करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की आवश्यकता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तु से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं।
जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब क्रियाकलाप देखते हैं 3। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब संतुलित आहार देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक हो और न बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। आगे यहाँ से देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें पर सभी पोषक तत्व उपस्थित है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? अब यहाँ पर पहेली क्या करे पहले देख लेते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? वो आगे देखेंगे। यहाँ तक तो हो गया था। अब आगे देखते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम जानते हैं कि पकाने में भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है।
क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सामग्री को सम्मिलित करें? बोझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटेपन का कारण बनती है। अब देखते हैं अभावजन्य रोग देख लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। मान लीजिए कोई इंसान कोई विटामिन है, ठीक है, या कोई विशेष प्रकार के पोषक से कमी रह गया एक सप्ताह के लिए, तो या लंबे टाइम तक लिए, तो उसमें वो चीज़ की कमी का अनुभव होने लगेंगे। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, इन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। संतुलित आहार, पेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, सक्रिय मंड, विटामिन। अब सारांश देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को
मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर बच गए, ये मैं दूसरे वीडियो में करवा दूंगा, जिसका अलग एक प्लेलिस्ट बन जाएगा आपका, जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे क्लास 6 के। थैंक यू।